हमारा विषय है कृत्रिम प्रज्ञा युग में भाषा शिक्षण हेतु भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स की आवश्यकता एवं प्रभाव, और साथ में हम जितने भी संसाधनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उन सबको लेके जागरूकता। तो परिचय है जैसे कि ई लर्निंग आधुनिक भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण पहलू है आज के समय का, जो पारंपरिक कक्षा शिक्षण का विकल्प प्रदान करता है। इसमें मल्टीमीडिया, भाषा प्रयोगशालाएं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जो छात्रों के भाषा अनुभव को प्रभावित करते हैं। तकनीक का सहारा लेकर शिक्षार्थी स्वायत्तता विकसित करते हैं, नए संसाधनों तक पहुंच पाते हैं, उनका प्रयोग कर पाते हैं और भाषा कौशल में सुधार करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं के महत्व पर जोर देती है, जबकि डिजिटलीकरण ने शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को अनिवार्य बना दिया है। भाषा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग बड़े मंच प्रदान करते हैं, जो भाषा शिक्षकों को भाषा शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं जैसे कि भाषा की अशुद्धिता है, भाषा संरचना है, व्याकरणिक कोटियां हैं, वर्तनी निर्माण है, भाषिक अनुवाद है, पाठ सारांश इत्यादि को सुलझाने में सक्षम बनाते हैं। भारत की भाषाई विविधता एक चुनौती है, लेकिन तकनीकी संसाधनों का उपयोग इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। यह भाषाई टूल्स जो है हमारे भाषा संसाधन है, ये शिक्षण को प्रभावी और समावेशी बनाने, भाषाई अंतर को कम करने और छात्रों को डिजिटल युग के अनुकूल बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि भारत में भाषा शिक्षण की जो पारंपरिक शिक्षा रही है कि शिक्षकों को शिक्षण में पुस्तकों का व्याकरण आधारित पाठ्यक्रम और शिक्षक केंद्रित पद्धतियों का उपयोग होता आया है। पारंपरिक भाषा शिक्षण में छात्रों की आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशल का विकास उस तरीके से नहीं हो पाता है जिस तरीके से हम अब संसाधनों का प्रयोग करके कर सकते हैं। इस मॉडल में व्यक्तिगत ध्यान की कमी, सीमित संसाधन और छात्रों के विविध भाषाई पृष्ठभूमि को समझने की कमी रही है। विविध भाषाई पृष्ठभूमि से तात्पर्य है कि छात्र अलग अलग भाषाओं से संबंध रखते हैं और उन्हें भाषा सीखने में कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एनईपी 2020 के प्रमुख स्तंभ हैं भाषा से संबंधित हमारा कि मातृभाषा को इन्होंने फोकस किया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को अनिवार्य किया गया ताकि बौद्धिक विकास सुदृढ़ हो सको। त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है। मातृभाषा एक है, क्षेत्रीय भाषा द्वितीय स्तर पर, और एक अन्य भारतीय या विदेशी भाषा में दक्षता विकसित करने पर जोर दिया गया है। और तीसरा बिंदु है डिजिटल शिक्षा। शिक्षण प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग और डिजिटल साक्षरता को प्राथमिकता दी गई है। भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से क्या क्या चुनौतियां आती हैं, तो पहली है भाषाई विविधता। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में भाषाओं और बोलियों की व्यापक विविधता हमें दिखाई देती है। हमारा देश भाषाई विविधता के लिए ही जाना जाता है, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है भाषा शिक्षण के लिए। दूसरा बिंदु है संसाधन की कमी। शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री का अभाव। फिर तकनीकी अंतराल, बुनियादी सुविधाओं और तकनीकी ज्ञान में व्याप्त असमानता। तकनीकी अंतराल से तात्पर्य है कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर तकनीकी का ठीक से प्रयोग ना हो पाना, इंटरनेट वहां पर ठीक से ना पहुंच पाना। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिनको हम भाषाई संसाधन के द्वारा कम करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी की क्या आवश्यकता है और कैसे हम उसका एकीकरण कर सकते हैं, तो बहुभाषावाद का समर्थन में हम प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को देखते हैं कि भारत की जो विशाल भाषाई विविधता है, 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और 19,500 से भी ज्यादा बोलियां हैं, को प्रबंधित करना और मातृभाषा में शिक्षा के लिए डिजिटल उपकरण अनिवार्य है। समावेशी शिक्षा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षण की गुणवत्ता में मौजूद अंतर को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम किया जा सकता है। अब एकीकरण हम एनईपी 2020 में भाषा शिक्षण में एक समावेशी और व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जो हमारे डिजिटल एकीकरण को केंद्रित करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से शिक्षण को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए नए मानक भी स्थापित किए जाए। तकनीकी ज्ञान पे हम थे, तो भाषा शिक्षण और भाषा अर्जन को आसान बनाना, भाषा संरक्षण के लिए तकनीकी ज्ञान का अभी मतलब हमें भाषा प्रौद्योगिकी वहां पर हमें सहायता करती है। उसी तरीके से हमारे पास संभावनाएं हैं भाषा प्रौद्योगिकी के उपयोग से कि डिजिटल टूल्स और जो भाषिक अनुप्रयोग हैं वो शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए नई संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। इसी के संदर्भ में हम सभी भाषा संसाधनों के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। आधुनिक उपकरण, भाषा प्रौद्योगिकी संसाधन ऐसे सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म हैं जो भाषाओं के स्वचालित प्रसंस्करण को सक्षम करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है हमारे पास गूगल ट्रांसलेट, वाक् पहचानक, स्पीच रिकॉग्निशन और एआई आधारित भाषिक उपकरण।
डिजिटल साक्षरता और भविष्य की राह, किस तरीके से पारंपरिक शिक्षा को एनईपी ने डिजिटलीकरण के साथ जोड़ा है कि पुस्तकों और ब्लैक बोर्ड तक हमारी जो शिक्षण थी वो सीमित थी, तो तकनीकी का एकीकरण किया गया बहुभाषीयता के साथ, और फिर एआई और क्लाउड आधारित हम वैश्विक शिक्षण पर अब शिक्षण कर पा रहे हैं। भारत में भाषा शिक्षण की क्या आवश्यकता है? तो पहला है भाषा या विविधता। भारत में बहुभाषीयता न केवल सामाजिक बल्कि शैक्षिक और व्यावसायिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए छात्रों को कई भाषाओं में दक्षता प्राप्त करना अब आवश्यक हो गया है। मातृभाषा में शिक्षा का महत्व है। यूनेस्को के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है। भाषाई समृद्धि और वैश्विक संपर्क। एनईपी 2020 में छात्रों को भारतीय भाषाओं के साथ साथ वैश्विक भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन इत्यादि को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। आधुनिक युग में अंग्रेजी वैश्विक संपर्क और व्यावसायिक अवसरों का माध्यम भी है। बहुभाषीयता और रोजगार। बहुभाषी कौशल रोजगार के नए अवसर पैदा करते हैं, विशेष रूप से पर्यटन, व्यापार और तकनीकी क्षेत्रों में, जहां पर हम गूगल ट्रांसलेट जैसे संसाधन का उपयोग करते हैं, और इसी संबंधित कई सारे संसाधन हम आगे चर्चा करेंगे। भाषा शिक्षण में भाषा प्रौद्योगिकी संसाधनों की आवश्यकता क्या है? तो बहुभाषीय संरचना के अंतर्गत नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विविध भाषाई संरचना में छात्रों को अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और एक वैश्विक भाषा सीखने की आवश्यकता है। भाषा प्रौद्योगिकी इस प्रक्रिया को सरल, इंटरैक्टिव और कुशल बनाती है। संवाद और अनुवाद में बहुभाषी शिक्षण में संवाद के लिए अनुवाद टूल्स और भाषाई संसाधन आवश्यक हैं और अब उपलब्ध भी हैं। भाषा संरक्षण। विलुप्त हो रही भाषाओं और बोलियों को संरक्षित करने के लिए भाषा प्रौद्योगिकी एक प्रमुख साधन है। फिर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भाषा शिक्षण की गुणवत्ता में असमानता है। डिजिटल टूल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस अंतर को कम कर सकते हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि दीक्षा है, ई पाठशाला है, के माध्यम से हम गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री तक पहुंच विकसित कर सकते हैं। एआई आधारित भाषा शिक्षण ऐप्स हैं, जैसे कि हमारे गूगल रीड अलोंग है और भाषिनी है, अनुवादिनी है, जो छात्रों को पढ़ने और भाषा सीखने में मदद करती है। डिजिटल साक्षरता। इस युग के साथ भाषा प्रौद्योगिकी ने ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच एक खाई को खत्म किया है। मतलब डिजिटलीकरण ने शिक्षण को बहुत उच्च स्तर पर लाया है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो अच्छे से अपना शिक्षण कर पाए। भाषा शिक्षण और अधिगम में भाषा प्रौद्योगिकी संसाधनों का योगदान। तो कुछ प्रमुख ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि दीक्षा है, ई पाठशाला है, हिंदी शब्द मित्र है। पहला है हिंदी शब्द मित्र। यह एक ई लर्निंग उत्पाद है जिसे आईआईटी बॉम्बे द्वारा तैयार किया गया है, जो हिंदी भाषा शिक्षण और सीखने के लिए उपलब्ध है। यह हिंदी वर्डनेट का उपयोग करता है, जिसे ऑडियो विजुअल सुविधाओं, व्याकरणिक गुणों के साथ आगे बढ़ाया गया है और इसे शिक्षार्थी अनुकूल स्तरित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्डनेट डेटा शब्दावली का एक समृद्ध संसाधन है। वर्डनेट से तात्पर्य यह है कि शब्दों का एक जाल, जहां पर एक शब्द से संबंधित जितने भी शब्द हों उनको एक जाल के रूप में जोड़ा गया है और उनका प्रयोग किया गया है। जैसे कि हम उदाहरण लें कि हमारा एजुकेशन है, तो एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या शब्द हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, कंप्यूटर है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स हैं। तो ये इस तरीके के शब्दों को जोड़कर एक वर्डनेट तैयार किया गया है और उसका प्रयोग भाषा शिक्षण में किया जाता है। आईआईटी बॉम्बे ने अन्य भारतीय संस्थानों के साथ मिलकर 16 भारतीय भाषाओं के वर्डनेट बनाए गए हैं। हिंदी शब्द मित्र में हिंदी वर्डनेट डेटा को स्कूल शिक्षण और सीखने के माहौल के अनुरूप भी तैयार किया गया है। फिर है मल्टीभाषी। मल्टीभाषी एक बहुभाषीय शिक्षण प्लेटफॉर्म है जो ऑडियो विजुअल प्रशिक्षण सत्र और ऐप आधारित शिक्षण के माध्यम से प्रभावी और अभिनव तरीके से अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को ऑनलाइन सीखने की सुविधा प्रदान करता है। यह भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद, प्रतिलेखन, पठनीय सामग्री विकास आदि प्रदाताओं में से एक है। ये एक तरह से कमर्शलाइज्ड ऐप है जिसमें आप सब्सक्रिप्शन लेके और कोर्स को बाय करके भाषा सीख सकते हैं। यह उपयोगकर्ता को एक साथ जितनी चाहे उतनी भाषाएं सीखने की भी अनुमति देता है। मतलब आप एक समांतर रूप से आप एक साथ कई भाषाएं वहां पर सीख सकते हैं। यह 20 से अधिक भारतीय भाषाओं और 30 से अधिक विदेशी भाषाओं को पढ़ाने के लिए लाइव कक्षाएं भी प्रदान करता है।
फिर है भाषिणी, एक सेतु के रूप में ये हमारे उभर कर आया है। संवाद, विभिन्न भारतीय भाषाओं के बोलने वालों के बीच अपनी भाषा में सह संवाद की सुविधा ये प्रदान कर रहा है। एआई समाधान है, भाषा डेटा सेट और अत्याधुनिक एआई प्रौद्योगिकी का स्वदेशी निर्माण। और बच्चों की शिक्षा, डिजिटल युग में बच्चों के लिए मातृभाषा में सीखने के अवसरों को बढ़ाना। यह एक एआई आधारित स्मार्ट भाषा प्रौद्योगिकी प्रणाली है, या हम इसे प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, और ये एक मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, जो भारतीय भाषाओं के पाठ और वाक्य का विश्लेषण कर सटीक और सुलभ बहुभाषी अनुवाद सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो भाषिणी एक बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के तहत विकसित किया गया है। भाषिणी भारत इंटरफेस फॉर इंडिया के नाम से इसे बनाया गया है। इसका उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए डिजिटल सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए उनकी मातृभाषा में आसान, सुलभ और उपयोगी बनाना है। यह पहल डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। भाषिणी भाषा प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए भाषा डेटा सेट और एआई प्रौद्योगिकी का निर्माण करके सभी भारतीयों के लिए एक अधिक समावेशी भविष्य को सक्षम बना रही है, जैसे कि बच्चों द्वारा अपनी मातृभाषा में डिजिटल सीखना, अन्य भारतीय भाषाओं के बोलने वालों के साथ अपनी भाषा में संवाद करना इत्यादि। भाषा एक रोड मैप प्रस्तुत करती है। इसमें कई सारे भाग बनाए गए हैं, जिसमें मैंने अभी हमारे पास एक सीमित समय है, जिस वजह से मैंने सिर्फ अभी एक ही भाग पर इस पे केंद्रित किया है, जो है फाउंडेशनल ट्रैक, जिसमें हम भाषाई एपीआई पे बात करेंगे और डेटा रिपोजिटरी सिस्टम को देखेंगे किस तरीके से ये काम करते हैं और कैसे इनका उपयोग किया जाता है। उसी तरीके से इसका दूसरा भाग है कंट्रीब्यूशन ट्रैक, जिसमें सरकारी एजेंसियां, समुदाय और भाषा विशेषज्ञ इसमें जुड़कर कैसे काम कर सकते हैं डेटा संग्रह करने के लिए और उनको उपयोगी बनाने के लिए। फिर इनोवेशन ट्रैक पे यहाँ काम होता है, हैकाथॉन होते हैं, स्टार्टअप सहयोग है, नागरिक केंद्र सेवाएं हैं, जिसमें हैकाथॉन के अंतर्गत ये एआई एपीआईज तैयार कराते हैं, भाषा से संबंधित भाषा संसाधन के लिए डेटा संग्रह कराते हैं, और उसमें हैकाथॉन किसी भी संस्थान के साथ ये जुड़कर काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। इसी तरीके से है ग्रैंड चैलेंज ट्रैक, ये अकादमिक और उद्योग सहभागिता के लिए भी प्रेरित करते हैं कि आप किसी भी संस्थान के साथ इनके साथ एमओयू करके और इनके संसाधनों का प्रयोग कर सकें। ये इसका इंटरफेस है, इस तरीके से ये दिखाई देता है। तो इसके जो 4 भागों की मैंने बात की थी, जिसमें पहला है अर्पण, दूसरा है सहयोगी, तीसरा है प्रयोग और चौथा है प्रवक्ता। तो हमने अर्पण पे ही मैंने अभी इसमें फोकस किया है, क्योंकि ये अर्पण के अंतर्गत इसकी क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है और क्या क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ एक भाषा दान करके ये एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसे भी हम आगे देखते हैं, जिसके 4 बिंदु हैं: बोलो इंडिया, लिखो इंडिया, सुनो इंडिया और देखो इंडिया। तो ये कैसे काम करता है भाषा दान? तो पहले हम भाषा दान के लिए हमें उसमें उनके पोर्टल पे हमें पंजीकृत करना होता है। फिर हम अपनी भाषा चुनते हैं कि किस भाषा में हम भाषा का दान करना चाहते हैं, और भाषा का दान हम किस रूप में करना चाहते हैं। टेक्स्ट फॉर्म में हमें करना है, मतलब पाठ के रूप में हम लिखकर वहाँ पर डेटा अपना दे सकते हैं भाषा, और साथ में हम स्पीच फॉर्म में दे सकते हैं अपना डेटा, और जो डेटा वहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट में और स्पीच फॉर्मेट में उपलब्ध है उसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वो हमारी भाषा के अनुरूप है कि नहीं, उसका व्याकरण सही है कि नहीं, उसकी वर्तनी सही है कि नहीं, और जो स्पीच के फॉर्म में है उनका उच्चारण सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर योगदान करें और मान्य करें, यही है कि हाँ, जो अभी मैंने बिंदु कहा कि वाक और पाठ के रूप में आप भाषा का दान कर रहे हैं, और फिर उनकी जो उपलब्ध है उनकी सटीकता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। और इसी के साथ एक भाषा संवर्धक बने जो सक्रिय रहें और इसमें योगदान करते रहें, ऐसा इन्होंने अपना मोटिव रखा हुआ है। बोलो इंडिया, अपनी मातृभाषा में अपनी आवाज दें और हर भारतीय को सही मायने में समझने वाले स्पीच एआई का निर्माण करने के लिए दूसरों को प्रमाणित करने में भी ये मदद करने का इन्होंने रखा हुआ है। फिर है सुनो इंडिया, अपनी मातृभाषा में दूसरों की आवाज को सुने और उन्हें सही या गलत के रूप में चिन्हित करें। इससे जो स्पीच एआई है हमारा, वो क्या है, पूर्ण रूप से तैयार हो सके, उसे ट्रेन कर सके, जिससे हम आगे के और जो भी भाषा संसाधन टूल्स निर्माण करना चाहते हैं उनका निर्माण हम कर पाए।
लिखो इंडिया एआई को समझने में मदद करने के लिए भारतीय स्वाभाविक रूप से कैसे लिखते हैं, खुद को कैसे व्यक्त करते हैं, अपनी भाषा में रोजमर्रा के जो वाक्यांश हैं, संवाद हैं और जो विचार हैं, उन्हें टाइप करके वहां पर दान करना होता है। देखो इंडिया है, फिर इसमें जो इमेज होती है या जो छवि होती है जिसमें जो डेटा दिया गया है उसे देखना है और फिर अपनी भाषा में उसे देखकर लिखना होता है, जिससे एआई को दृश्य और जो उसमें बताया जा रहा है रोजमर्रा की जिंदगी के प्राकृतिक विवरण को सीखने में मदद मिलती है। तो ये मुख्य रूप से भाषा दान में के ये 4 बिंदु हैं, जिससे मुझे लगता है जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं उन्हें इससे जुड़ना चाहिए और यहाँ पर अपनी जो भी ओरिजिनल लैंग्वेज से वो आते हैं उन्हें यहाँ पर दान करना चाहिए। फिर है भाषणी के उत्पाद क्या है, तो पहला उत्पाद है भाषणी अनुवाद। तो भाषणी अनुवाद यहाँ पर 5 फॉर्मेट में है। एक है टेक्स्ट टू टेक्स्ट फॉर्मेट में, जिसमें आप सोर्स लैंग्वेज को चुनेंगे और टारगेट लैंग्वेज को चुनेंगे जो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, मतलब पार्ट के फॉर्मेट में होगा। फिर है टेक्स्ट टू स्पीच, जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में सोर्स लैंग्वेज होगी और टारगेट लैंग्वेज में आप स्पीच फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। फिर स्पीच टू स्पीच है, तो दोनों ही सोर्स और टारगेट लैंग्वेज में हमारा स्पीच ही डेटा रहेगा। फिर है स्पीच टू टेक्स्ट, तो इसमें सोर्स लैंग्वेज में स्पीच फॉर्मेट में डेटा होगा हमारा भाषा का और फिर टारगेट लैंग्वेज में आप टेक्स्ट फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। सॉरी। फिर है लैंग्वेज डिटेक्शन, तो लैंग्वेज डिटेक्शन के लिए कि किस लैंग्वेज मतलब कौन सी लैंग्वेज है इसको डिटेक्ट करना। तो इस तरीके से कुछ ये 5 ऑप्शंस हमें देते हैं और हम इनका प्रयोग करके काफी मतलब उपयोग कर सकते हैं और भाषा को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये इनकी एक लिमिट भी इन्होंने दे रखी है कि एक बार में आप 1000 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है इसी का एक और उत्पाद है लेखानुवाद। तो लेखानुवाद के लिए जो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में डेटा है या लिखित डेटा है, उसे ओसीआर के थ्रू आप स्कैन करके जिस भाषा में आपको उसको देखना है तो उस भाषा में आप इसको चुनाव करके और उस तरीके से आप देख सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से कुछ और उत्पाद हैं। चित्रानुवाद है, जिसमें आप वीडियो अनुवाद कर सकते हैं। चित्रानुवाद क्या करता है, विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए वीडियो अनुवाद करने के लिए एक एआई आधारित ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। तो जो ये भाषणी है ये पूरी तरीके से ओपन सोर्स है और फ्री है। आप इसकी जितनी भी सेवाएं हैं और जितने भी उत्पाद हैं उनका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से है दूसरा है लाइव प्रतिलेखन अभिलेख, जो भाषणी के वॉइस टू टेक्स्ट मतलब वाक से पाठ एप्लीकेशन के साथ वाक को तुरंत पाठ में ट्रांसक्राइब करें, जो भारतीय भाषाओं में वास्तविक समय में ट्रांसक्रिप्शन को सक्षम बनाता है। मीन्स कि अभी वर्तमान में आप वाक देके और पाठ में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर है वेब अनुवाद प्रबंधन कंसोल। ये क्या करता है, जो भी आप कोई वेबसाइट आप देख रहे हैं और वो किसी इंग्लिश लैंग्वेज में है या किसी अन्य विदेशी भाषा में है जिसका डेटा सेट इन्होंने तैयार किया है, तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में उसे बदलकर देख सकते हैं, जिसमें 22 भाषाओं में ये सामग्री उपलब्ध की है। और एक है लास्ट है ये कि भाषा वाक से वाक अनुवाद, जिसे बनियानु अनुवाद इन्होंने नाम दिया है। ये भारतीय भाषाओं के लिए वास्तविक समय में वाक से वाक अनुवाद करने के लिए अभी इस पे कार्य चल रहा है। ये जल्दी ही ये सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। फिर है भाषणी की प्रमुख सेवाएं हैं, जिसमें से कुछ सेवाओं को मैंने यहाँ पर रखा है और भी इसके अलावा भी इसमें सेवाएं उपलब्ध हैं। तो पहला है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। एक उन्नत एआई तकनीक है जो स्वचालित रूप से एक भाषा से दूसरी भाषा में पाठ का अनुवाद करती है। पारंपरिक नियम आधारित प्रणालियों के विपरीत ये जो न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन है सटीक और प्रासंगिक अनुवाद को समझने और उत्पन्न करने के लिए गहन शिक्षण मॉडल विशेष रूप से न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करते हैं। तो ये एक तरह से मशीन लर्निंग और एआई आधारित एल्गोरिदम है जिसका प्रयोग इसके लिए किया गया है और ये इसमें 36 भाषा जो हमारी भारतीय 36 भाषाएं हैं उनके लिए ये समर्थित है। कुछ उन भाषाओं को यहाँ पर चिन्हित भी किया गया है, आप देख सकते हैं। फिर दूसरा है टेक्स्ट टू स्पीच, पाठ से वाक। एक ऐसी तकनीक है जो संश्लेषित पाठ का उपयोग करके लिखित पाठ को बोले गए शब्दों में परिवर्तित करता है। ये पाठ का विश्लेषण करके और फिर उनके जो ध्वन्यात्मक पैटर्न है, स्वर है, लय है, जो हमारे लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं, फोनेटिक्स में फीचर्स के बारे में बात की जाती है, तो ये उन्हीं फीचर्स को ध्यान में रखकर ये उत्पाद तैयार किया गया है, ये सेवा तैयार की गई है और ये कुछ 24 भाषाओं को समर्थित है और इसमें पुरुष और महिला दोनों ही वक्ताओं के स्पीच फॉर्मेट में डेटा लिया गया है।
इसमें 24 तो अभी समर्थित है और 2 भाषाओं पे और कार्य भी चल रहा है, ये भी जल्दी उपलब्ध हो ही जाएगा। फिर है लिप्यंतरण, ट्रांसलिटरेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल शब्दों की जो ध्वन्यात्मक ध्वनि है को बनाए रखते हुए पाठ को एक लेखन प्रणाली या लिपि से दूसरे में परिवर्तित किया जाता है। मीन्स कि एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में परिवर्तन, जिसमें पाठ के अर्थ का अनुवाद नहीं होता है, उसके बोले गए रूप का सिर्फ प्रतिनिधित्व चेंज हो जाता है। तो ये 23 भाषाओं को समर्थित है। फिर है पाठ भाषा का पता लगाना। टेक्स्ट लैंग्वेज डिटेक्शन एक ऐसी तकनीक है जो स्वचालित रूप से दिए गए टेक्स्ट इनपुट की भाषा की पहचान करती है। ये पाठ के जो भीतर शब्द होते हैं, वर्ण हैं, भाषाई पैटर्न है, मतलब जो भाषा का व्याकरण है, वाक्य निर्माण है, को का विश्लेषण करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किस भाषा में लिखा गया है। मीन्स कि आप कोई टेक्स्ट वहां देते हैं तो वो टेक्स्ट को एनालाइज करेगा और ये बता पाएगा कि ये किस भाषा में है, यदि आप उस भाषा के जानकार नहीं है तो। और ये कुछ 22 भाषाओं को समर्थित है। फिर है हमारा नेम एंटिटी रिकॉग्निशन या नाम इकाई पहचाना। इसमें पाठ से व्यक्ति, स्थान और संगठन जैसी संस्थाओं की पहचान की जाती है और ये कुछ 11 भाषाओं के लिए समर्थित है। और जल्द ही कुछ भाषाएं नीचे प्रस्तुत है जिन पे काम चल रहा है और ये भी जल्दी ही जुड़ जाएंगी। फिर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक ऐसी तकनीक है जो विभिन्न प्रकार के पाठ जैसे कि दृश्य पाठ, मुद्रित पाठ और हस्तलिखित पाठ को मशीन पठनीय डेटा में परिवर्तित करती है। हैंड रिटन रिकॉग्नाइजर भी इसके अंतर्गत ही जुड़ा हुआ है। भाषणी, मुद्रित और हस्तलिखित दोनों रूपों सहित विभिन्न प्रकार के पाठ के लिए उन्नत OCR मॉडल प्रदान करती है। जो मुद्रित पाठ है, जो टाइप्ड हमारा टेक्स्ट है, उसे मतलब करना थोड़ा आसान है मशीन के लिए, लेकिन जो हस्तलिखित पाठ है वो बहुत ही बड़ी चुनौती है जिसके लिए भी इन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया है और ये 19 भाषाओं के लिए समर्पित है। फिर है स्वचालित भाषण पहचान, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन एक शक्तिशाली तकनीक है जो कंप्यूटर और उपकरणों को मानव भाषण को या मानव वाक को पहचानने और व्याख्या करने में सक्षम बनाती है। यह बोली जाने वाली भाषा को पाठ में परिवर्तित करता है जिससे मशीनों के लिए मौखिक आदेश, प्रतिलेख या बातचीत को समझना और संसाधित करना संभव हो जाता है। ये 23 भाषाओं को समर्थित है और इनके कुछ नमूना भी दिए गए हैं 8000 हर्ट्ज में, 16000 हर्ट्ज में, कि किस हर्ट्ज में आपको भाषा ठीक से सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है, ऐसे। फिर है भाषा डायराइजेशन। ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में विभिन्न भाषाओं को स्वचालित रूप से विभाजित करने और क्लस्टर करने की प्रक्रिया है। अर्थात कि एक ऑडियो है हमारे पास और उस ऑडियो में कई सारी भाषाओं का कॉम्बिनेशन है, तो जो कई सारी भाषाएं हैं उन्हें अलग अलग करना और उनके क्लस्टर्स बनाना की प्रक्रिया इसके अंतर्गत की जाती है और ये भाषा संसाधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया के देखा जाता है इसे। तो इसमें कुल 36 भाषाएं हैं। ठीक है, फिर है स्पीकर सत्यापन, स्पीकर वेरिफिकेशन एक ऐसी तकनीक है जो किसी व्यक्ति के वाक्य का विश्लेषण करके उसकी पहचान की पुष्टि करती है। यह एक बोले गए इनपुट की तुलना एक पूर्व पंजीकृत आवाज के नमूने से करता है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वह मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। यह वक्ता की अनूठी मुख्य विशेषताओं के आधार पर प्रणालियों या सेवाओं तक सुरक्षित और व्यक्तिगत पहुंच सुनिश्चित करता है। स्पीकर सत्यापन की आवश्यकता इसलिए भी हो जाती है कि एक ऑथेंटिसिटी को दिखाता है, एक प्राइवेसी को दिखाता है, कॉन्फिडेंशियल को दिखाता है, इसलिए इस टूल का महत्व है। ये कुल 34 भाषाओं के लिए समर्पित है। फिर है स्पीकर डायराइजेशन। जिस तरीके से हमने भाषा डायराइजेशन देखा, इसी तरीके से स्पीकर डायराइजेशन भी है कि ये भी ऑडियो रिकॉर्डिंग में अलग अलग स्पीकरों को स्वचालित रूप से पहचानने और अलग करने की प्रक्रिया है कि एक ऑडियो है उसमें कई सारे स्पीकर्स हैं, एक के बाद एक स्पीकर बोल रहे हैं और हो सकता है उनकी भाषाएं भी अलग हो, तो उन स्पीकर को उनकी आवाज के थ्रू उन्हें अलग अलग करना और उनके क्लस्टर्स बनाना का कार्य इस टूल के अंतर्गत किया जाता है और ये 34 भाषाओं के लिए समर्थित है।
फिर है लिप सिंक। लिप सिंक एक एआई संचालित तकनीक है जो बोलने या ऑडियो के साथ होंठ की जो हरकतें हैं को संरेखित करता है, चेहरे की गतियों के लिए ध्वनि का मानचित्रण करके और गहरे सीखने आधारित चेहरे के ऐतिहासिक पहचान का उपयोग करके। लिप सिंक यथार्थवादी बोलने वाले अवतार, डबिंग, स्वचालन और ऑडियो टू वीडियो सिंक्रोनाइजेशन को सक्षम बनाता है। ये कुछ 23 भाषाओं को समर्थित है। फिर है ऑडियो भाषा का पता लगाना कि ऑडियो लैंग्वेज डिटेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो ऑडियो इनपुट में बोली जाने वाली भाषा की स्वचालित रूप से पहचान करती है। यह बोली जाने वाली भाषा को निर्धारित करने के लिए वाक्य पैटर्न, ध्वन्यात्मक तत्वों और ध्वनि विशेषताओं सहित ऑडियो संकेत का विश्लेषण करता है कि पिच हाई है कि लो है। इस तरीके के फीचर्स इसके अंतर्गत है और ये कुछ 12 भाषाओं को समर्थित है और कुछ और भाषाएं पे काम इसमें चल रहा है, तो वे भी जल्दी ही उपलब्ध हो जाएंगी। तो कह सकते हैं कि भाषा क्या है, एक सिर्फ तकनीकी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भाषाई समानता और डिजिटल समावेशन का एक आधार भी है। ये सुनिश्चित करता है कि भाषा किसी भी उपयोगकर्ता के लिए बाधा ना बने। इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है। जैसे कि भारत के ग्रामीण, अर्ध शहरी और जो वंचित समुदाय हैं, वे अब डिजिटल सेवाओं, सरकारी योजनाओं और शिक्षा तक अपनी भाषा में आसानी से पहुंच पाए। यह प्लेटफॉर्म प्राकृतिक भाषा संसाधन और कृत्रिम प्रज्ञान का उपयोग करता है, जिससे भाषा संबंधी बाधाओं को पार किया जा सके और विभिन्न राज्यों में डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन को सुनिश्चित कर सके। इसके अंतर्गत 300 से अधिक प्री-ट्रेन्ड एआई मॉडल उपलब्ध हैं और ओपन भाषणी एपीआई के माध्यम से भाषणी इकोसिस्टम भागीदारों को सुलभ भी किया गया है। तो इसके कुछ उदाहरण भी हैं कि कहाँ-कहाँ भाषणी का प्रयोग किया गया है। तो दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तमिल श्रोताओं के लिए रियल टाइम वाक्य का अनुवाद करने हेतु भाषणी का उपयोग किया। इसके बाद कुछ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने भी 2024 के केंद्रीय बजट भाषण के दौरान इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। जून 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मशीन अनुवाद की सटीकता और प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं हेतु बोलीदाताओं को आमंत्रित किया कि जिसके द्वारा वे जो भी बोलीदाताओं को बुलाया गया है उनकी भाषाओं में वाक्य का डेटा संग्रह कर सकें, पाठ का डेटा संग्रह कर सकें। इस पहल के अंतर्गत सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विशिष्ट भाषा जोड़ों और डोमेन विशिष्ट भाषा मॉडल्स के उपयोग को बढ़ावा भी दिया गया है। भाषणी ने स्नैपडील, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, फेडरल बैंक सहित कई संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में समाधान प्रदान करने के लिए एआई मॉडल्स का उपयोग किया जा सके। और ये इस तरीके के ऑफर सभी संस्थाओं के साथ रखते हैं कि उनके साथ एमओयू किया जाए और उनके इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाए और क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग बढ़े इससे। फिर सितंबर 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने सारथी नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जो व्यवसायों में भाषणी की मदद से अपने स्वयं के व्यक्तिगत खरीदार पक्ष बायर साइट एप्लीकेशन बनाने में सक्षम बनाता है। मतलब कि उन्होंने भाषणी की एपीआई का अपने एप्लीकेशन पे यूज किया। वहीं राजस्थान सरकार ने पहचान ऐप विकसित किया है जो एआई टूल्स का उपयोग करके विभिन्न भाषाओं में वॉइस कमांड के माध्यम से जन्म और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इस तरीके से हमारा एक समरी के रूप में हम भाषणी को देख सकते हैं कि ये 36 भाषाओं को सपोर्ट करता है। 23 भाषाओं में इसकी सर्विसेज उपलब्ध हैं। 350 से ज्यादा एआई मॉडल्स यहाँ पर उपलब्ध हैं और कई सारे इसके यूजर्स भी हैं। फिर है कि इसका कहाँ उपयोग है और उस पर क्या क्या इसका प्रभाव है। तो ये गवर्नेंस में इसका प्रयोग किया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर में इसका प्रयोग है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इन सभी जगहों पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग बहुत ज्यादा मतलब होता है। तो यहाँ पर भाषणी का भी उपयोग बहुत ज्यादा है। अब आते हैं हम ई पाठशाला पर। मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म से तो लगभग सभी लोग अवगत ही होंगे। ये एनसीईआरटी की पहल है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्मित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को उनकी भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण डिजिटल पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, चित्र और अन्य संसाधन उपलब्ध कराना है। ये कुछ कुल 13 भाषाओं में पाठ्य सामग्री को उपलब्ध कराते हैं।
फिर है दीक्षा प्लेटफॉर्म। ये भी भारत सरकार का एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों और छात्रों को बहुभाषीय शैक्षणिक सामग्री प्रदान करता है। 18 भारतीय भाषाओं को ये समर्थित है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमने कोविड-19 के समय दिखाई दिया, जब हमें सबसे ज्यादा शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई। हम सभी लोग अपने घरों में बंद हो गए। तो उस समय ये एआई से रिलेटेड टूल्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं, इन्हीं के सहयोग से हम अपने जीवन में कहीं मतलब रुकने जैसी स्थिति नहीं हुई, हम कंटिन्यू आगे बढ़ते रहे। फिर है मोबाइल ऐप्स और एआई का प्रभाव। तो मोबाइल ऐप भाषा संगम यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखने और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। यह ऐप ऑनलाइन भाषा सीखने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता एक साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं और बातचीत के बुनियादी वाक्य समझ सकते हैं। एक साथ कई भाषाएं सीख भी सकते हैं और वर्तमान में अपने वाक्य को तुरंत ही अनुवाद करके समझ सकते हैं। कि जैसे कोई तमिल भाषा नहीं जानता है और वो तमिल के क्षेत्र में है और उसे बात किसी से करनी है या कुछ पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, तो वो अपनी भाषा में वाक्य उस ऐप पर लिखेगा और तुरंत ही वो तमिल को टारगेट लैंग्वेज में चूज करेगा और तमिल में जैसे ही उसको मिल जाए अनुवाद मिल जाएगा तो वो उसके थ्रू बात कर सकता है और अपनी जानकारी ले सकता है। यह है कोई भी भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाएं मुफ्त में सीख सकता है। मतलब यह भी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक ऐप है, तो ये भी मुफ्त में उपलब्ध है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका स्लोगन था एक भारत श्रेष्ठ भारत, कि ये भाषा की बाधाओं को कम कर सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देना। ये विश्वविद्यालय स्तर पर इस प्रोग्राम को बहुत प्रचारित भी किया गया। रोजमर्रा की बातचीत के जो बुनियादी वाक्य होते हैं उन्हें भी समझने में ये सुविधा प्रदान करता है। बहुभाषी एडटेक फर्म के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया था और उपयोगकर्ता एक साथ कई भाषाएं इसमें सीख सकते हैं। फिर है डियोलिंगो ऐप। ये भी एक गेम आधारित अधिगम है। यह अमेरिकन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी डियोलिंगो इंक द्वारा विकसित भाषा शिक्षण एवं अधिगम ऐप है जो शिक्षार्थियों को पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने में मदद करने के लिए गेम जैसे पाठों का उपयोग करता है। मतलब बहुत इंटरैक्टिव इसका इंटरफेस है। आप इस ऐप को जब यूज करेंगे तो आपको भाषा सीखने में बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छा अनुभव भी होगा। ये भाषा शिक्षण में अधिगम के लिए 43 भाषाओं में पाठ उपलब्ध कराता है, जिसमें 4 भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं, हिंदी, बंगाली, तमिल और तेलुगु। वर्तमान में 500 मिलियन से अधिक शिक्षार्थी इस ऐप का यूज कर रहे हैं। डियोलिंगो के पास भाषा सीखने का डेटा का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह भी है। फिर है भाषा मंदाकिनी। यह टीवी आधारित शिक्षण है। इसमें इग्नू के ज्ञान दर्शन चैनल का प्रयोग किया गया है टेलीविजन के माध्यम से भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए। और फिर इसमें कुछ लघु फिल्मों भी बनाई गई हैं भारतीय भाषाओं में सीआईएल द्वारा, जैसे कि बांग्ला है, मराठी है, कन्नड़ है। इसमें 1000 लघु फिल्मों का निर्माण भी किया गया है भाषा शिक्षण के लिए, भाषा अधिगम के लिए। सांस्कृतिक प्रचार है। साहित्य और संस्कृति को सिखाने के लिए ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियों का उपयोग भी इसके अंतर्गत किया गया है। भाषा मंदाकिनी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा एक विकसित डिजिटल कार्यक्रम है जो भारतीय भाषाओं, साहित्य और संस्कृति को सिखाने के लिए ऑडियो और विजुअल प्रस्तुतियों का उपयोग करता है। इग्नू के ज्ञान दर्शन चैनल के तहत यह डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम प्रत्येक भाषा के लिए शिक्षण सामग्री भी बनाता है, जैसे कि तमिल भाषा मंदाकिनी है, बांग्ला भाषा मंदाकिनी है, इस तरीके से। टेलीविजन के माध्यम से आधुनिक भारतीय भाषाओं को पढ़ाने का विचार अतुलनीय है, जो दर्शकों के लिए भारतीय भाषाई परिदृश्य की विविधता को भी बढ़ावा देता है और मातृभाषा शिक्षण को भी प्रोत्साहित करता है। सीआईएल द्वारा बांग्ला, मराठी, कन्नड़ और तमिल में आधे घंटे की अवधि के लगभग 1000 लघु फिल्में भी तैयार की गई हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा सकता है भाषा शिक्षण के लिए, अधिगम के लिए। फिर है भारतवाणी। डिजिटल भारत के इस युग में अपनी भाषाओं को संरक्षित करने के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा भारतवाणी परियोजना शुरू की गई है। ज्ञान के क्षेत्र में ये एक अनूठी पहल भी है। ये 2016 में भारतीय भाषाओं के साथ इसे लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला और सबसे बड़ा बहुभाषी
ऑनलाइन शब्दकोश है। इस परियोजना का लक्ष्य एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लगभग सभी भारतीय भाषाओं में मल्टीमीडिया प्रारूप, पाठ के रूप में, श्रव्य के रूप में, दृश्य के रूप में और चित्रांकित रूप में ज्ञान का भंडार इसमें तैयार किया गया है, डेटा संग्रह किया गया है। भारतवाणी के अंतर्गत 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, 100 से अधिक भाषाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, मतलब 22 अनुसूचित भाषाओं के अतिरिक्त। ऑनलाइन भाषा शिक्षण, अधिगम एवं भाषा शिक्षक हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना, सतत व्यापक मूल्यांकन सहित ऑनलाइन भाषा परीक्षण करना, प्रमाण पत्र देने जैसे कार्य भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया इसके अंतर्गत हो रही है। जिस तरीके से हम स्वयं के पोर्टल पे हम कई सारे पाठ्यक्रम हम करते हैं, इसी में एक पाठ्यक्रम हमारा भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय भी है, तो इसमें हम सारे पाठ्यक्रम वीडियो के फॉर्म में देख सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में जो पीडीएफ में हमें उपलब्ध है, और वहीं पर हम हमारे टेस्ट के रूप में, असाइनमेंट के रूप में परीक्षण भी होता है। इसी तरीके से इस ऐप पर भी ये चीज उपलब्ध है। यह भारतवाणी पोर्टल समाज के हर तबके की पहुंच के भीतर है। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक द्वारा किया जा रहा है। फिर है प्रोजेक्ट उड़ान। ये भी एक तकनीकी सेतु है, एआई आधारित अनुवाद। इसमें 500 इंजीनियरिंग पुस्तकों का अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद का लक्ष्य रखा गया है। एक वर्ष में 500 इंजीनियरिंग भाषाओं का अनुवाद करना है, और ये आईआईटी बॉम्बे और एआईसीटीई की संयुक्त पहल है। मतलब कि तकनीक संबंधी जितने भी हमारे विषय हैं और उन विषयों में जो भी टेक्स्ट हमारा या जो भी डेटा या करिकुलम उपलब्ध है वो अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में उपलब्ध है, तो उन्हें हमारी भारतीय भाषाओं में परिवर्तित करने के लिए ये एक पहल की गई है, जिससे कि हमारे जो भारतीय विद्यार्थी हैं वो अपनी भाषा में इसे सीख सकें। फिर है आदिवाणी। ये भारत का पहला एआई संचालित मंच जो आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। हमारी भाषा, हमारी धरोहर, हमारी आवाज। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ये तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत एक मिनट, भीली, मुंडारी, संथाली और गोंडी, इन 4 भाषाओं को इस पे अभी फोकस किया गया है, और अन्य जनजातीय भाषाओं का भी इसमें जोड़ने का कार्य चल रहा है। इनका मिशन है भारत की जनजातीय समुदायों के लिए डिजिटल अंतर को पाटना, उनकी भाषाओं का संरक्षण करना और शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक अवसरों तक समान पहुंच उपलब्ध कराना एआई संचालित अनुवाद तकनीक के माध्यम से। अब आदिवाणी क्यों बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्यों है? इसका उद्देश्य यही है कि आदिवासी भाषाओं का संरक्षण किया जाए। भारत सैकड़ों भाषाओं और बोलियों का घर है, जिनमें से कई आदिवासी समुदायों से संबंधित हैं। ये भाषाएं केवल संचार का साधन नहीं है, बल्कि सदियों का ज्ञान, परंपराएं, गीत, लोक कथाएं और सांस्कृतिक पहचान संजोए हुए हैं। इसलिए हमें इन भाषाओं का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। फिर है भारती, बहुभाषी अनुवाद सारथी। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देने की परिकल्पना के ये अनुरूप है। यह परियोजना गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग और सीडेट के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसका उद्देश्य संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 15 भारतीय भाषाओं और हिंदी के बीच की दूरी को पाटना है, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रथम भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। जिस प्रकार से उड़ीसा है तो वहाँ उड़िया भाषा है, बंगाल है तो बंगाली भाषा है, महाराष्ट्र है तो मराठी भाषा है, जो प्रथम भाषा का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इन भाषाओं में जो भी टेक्स्ट उपलब्ध हैं उन्हें अन्य भाषाओं में परिवर्तित करना और हिंदी में परिवर्तित करना, दोनों का ही कार्य इसके अंतर्गत किया जा रहा है। ये परियोजना क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करती है और भारत की समृद्ध भाषाई विरासत के संरक्षण में योगदान भी देती है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि शोध भाषा आप चुन सकते हैं और लक्ष्य भाषा आप चुन सकते हैं। 15 भाषाएं इसमें दी गई हैं। ये कुछ 5000 शब्दों का टेक्स्ट आप इसमें इनपुट के रूप में ले सकते हैं और आउटपुट के रूप में देख सकते हैं। इसमें अभी किया गया है कि जितने भी 15 भाषाएं हैं उन्हें आप सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी को हम उन 15 भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं।
इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है एआई संचालित तंत्रिका अनुवाद। भारतीय भाषाओं में सहजता से अनुवाद करता है ये। उन्नत तंत्रिका इंजन इनका सटीक है। संदर्भ जागरूक परिणाम सुनिश्चित करता है, जैसे कि स्थानीय बारीकियां क्या है उस भाषा की, मुहावरे किस तरीके से प्रयोग होते हैं, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां क्या है, तो उनको ये सटीकता से रिकॉग्नाइज करता है। फिर है मल्टी फाइल फॉर्मेट का समर्थन है कि इसमें आप मल्टी फाइल फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि पीडीएफ है, वर्ड फाइल है, एक्सेस फाइल है या पीपीटी है, तो इन किसी भी रूप में आप इसमें टेक्स्ट दे सकते हैं और उसको ये प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में आपको डेटा ये प्रोवाइड करता है। मतलब अनुवाद आपको करेगा और उसी मूल रूप में करेगा जिस मूल रूप में आपने इनपुट भाषा दी है। फिर है वेटर प्रणाली। भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी में वेटर सुविधा उपलब्ध है, जो सुनिश्चित करती है कि केवल मानव द्वारा सत्यापित वाक्य ही ग्लोबल ट्रांसलेशन मेमोरी में जोड़े जाएं। यह प्रक्रिया उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीय अनुवाद डेटा बनाए रखते हुए अनुवाद की सटीकता में उल्लेखनीय वृद्धि करती है। कि जो अनुवाद का जो यहाँ पर डेटा सेट बनाया गया है वो जो भाषा विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ही तैयार किया गया है, जिससे कि उस डेटा की ऑथेंटिसिटी बनी रहे। फिर है अनुवाद मेमोरी। पिछले अनुवादों को संग्रहित करें और पुनः उपयोग करें ताकि दस्तावेजों में निरंतरता बनी रहे और दोहराए जाने वाले कंटेंट के लिए अनुवाद समय कम हो। अभी मुझे लग रहा है चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे टूल्स लगभग लोग यूज कर ही रहे हैं, तो उसमें भी इसी तरीके का ही कॉन्सेप्ट है कि आप किसी जैसे आपको एक पैराग्राफ में देते हैं, अंग्रेजी में ही पैराग्राफ आप देते हैं और उसे कहते हैं कि आप इसे हिंदी में अनुवाद करिए, और उसके बाद फिर से आपने कोई अंग्रेजी दूसरा पैराग्राफ दे दिया अंग्रेजी भाषा में, और उसके साथ आपको फिर वो प्रॉम्प्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वो प्रॉम्प्ट अब आप एक बार दे चुके हैं, वो समझ चुका है, और फिर उसी के अनुसार आप कई बार अंग्रेजी के पैराग्राफ्स और टेक्स्ट उसमें देते जाएंगे जब तक वो कंटिन्यू चल रहा है, आप उसको क्लोज नहीं करते हैं, तो वो उसी प्रॉम्प्ट को कंटिन्यू करता जाता है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी काम करता है। फिर है स्पीच रिकॉग्निशन। ऑडियो से सार्थक सामग्री निकालना और शक्तिशाली एसआर क्षमताओं के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में ऑडियो पैटर्न पहचानने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। अर्थात कि जो भी ऑडियो फाइल आपके पास है, तो उसमें से सिर्फ जो स्पीकर का जो वाक है उसको लेना, और उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा नॉइज है जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे रिमूव करने का काम इसके अंतर्गत रहता है। फिर है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। हिंदी के अलावा यह 15 भारतीय भाषाओं को समर्थन करता है, विविध अनुवाद आवश्यकताओं के लिए भाषा जोड़ों के बीच सहज स्विचिंग के साथ। फिर है कृत्रिम प्रज्ञा और प्राकृतिक भाषा संसाधन आधारित टूल्स। AI फॉर भारत, ये एक पहल है जो भारतीय भाषाओं में संवाद और शिक्षण के लिए AI और प्राकृतिक भाषा संसाधन आधारित टूल्स विकसित कर रही है। इसका उपयोग भाषा सिखाने के लिए भाषाई अनुवाद, वाक पहचानक और पाठ से वाक टेक्स्ट टू स्पीच या वाक से पाठ स्पीच टू टेक्स्ट जैसे टूल्स तैयार किए जा रहे हैं। AI फॉर भारत IIT मद्रास की एक शोध प्रयोगशाला है जो ओपन सोर्स योगदान के माध्यम से भारतीय भाषाओं के लिए AI तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। AI फॉर भारत ने भारतीय भाषाओं में डेटा सेट, टूल्स और अत्याधुनिक मॉडल की एक विस्तृत श्रृंखला भी विकसित की है, और वो अभी कंटिन्यू भी है, जारी भी है, जैसे कि स्वचालित अनुवाद है, स्वचालित वाक पहचानक और संश्लेषण, लिप्यंतरण और प्राकृतिक भाषा समझ एवं प्रजनन भी इसमें शामिल है। इसमें कुछ टूल्स हैं जैसे कि शून्य है, चित्रलेखा है, भाषा अनुवाद है, अनुदेश, समांतर, संग्रह, ध्वनि, इस तरीके के इन्होंने टूल्स प्रोवाइड किए हैं। सीमित समय होने के कारण मैं इन सब टूल्स को अभी नहीं रख पाई हूँ। आगे कभी हमें फिर मौका मिलता है तो हम पर्टिकुलर ऐप को लेके और उस पूरी ऐप के बारे में अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। फिर है इरिस, भारत का पहला AI रोबोट शिक्षक। यह एक इंटरैक्टिव शिक्षा का भविष्य है। एक तरह का ये एक्सपेरिमेंट किया गया और काफी सक्सेसफुल भी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में तैनात इरिस रोबोट मलयालम और अंग्रेजी में 3D मॉडल का उपयोग करके शिक्षण प्रदान करता है। यह छात्रों के सवालों के जवाब देता है और उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन भी करता है कि छात्र इनसे अंग्रेजी में सवाल कर सकते हैं और मलयालम में इनसे उत्तर ले सकते हैं, या मलयालम से मलयालम या अंग्रेजी से अंग्रेजी में। अब भाषा प्रौद्योगिकी के प्रमुख लाभ क्या है? तो सार्वभौमिक पहुंच, मिश्रित वातावरण और छात्र भागीदारी। सार्वभौमिक पहुंच और मोबाइल लर्निंग में हम देख सकते हैं कि भाषा सीखने में आधुनिक तकनीक को अपनाने का सबसे प्रेरक पहलू है हमारा जो है वो है भौगोलिक सीमाएं।
ठीक है। मोबाइल ऐप्स वर्णमाला से लेकर उच्चारण तक सब कुछ सीखने में सहायक है और इसे हम कहीं भी कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ हमें इंटरनेट की आवश्यकता है। यह छात्रों को उच्च स्तर की दक्षता प्राप्त करने में भी मदद कर सकते हैं। फिर है मिश्रित शिक्षण वातावरण का प्रभाव। शिक्षक की भूमिका। अब केवल शिक्षक नियमों का पाठ करने के बजाय एक सुविधा प्रदाता के रूप में भी छात्रों की खामियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि छात्र की जो गति है वो ठीक से चल रही है कि नहीं, वो ठीक से लर्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर स्वयं की गति से सीखना। छात्र व्यापक ऑनलाइन मॉड्यूल को अपनी गति से पूरा कर सकते हैं, जिससे उनकी व्यस्तता और रुचि बढ़ती है। ऐप का प्रयोग कभी भी किया जा सकता है और इंटरनेट है तो आप कभी भी अपने समय अनुसार ऐप का प्रयोग करके भाषा शिक्षण के लिए या अन्य किसी भी शिक्षण से संबंधित उपयोग कर सकते हैं। फिर है डिजिटल सहयोग और छात्र भागीदारी। आज छात्र विश्वसनीय रूप से डिजिटल रूप से जागरूक भी हैं। तकनीक उन्हें एक दूसरे से सीखने और सहयोग करने का अवसर भी देती है, जैसे कि प्रोफेसरों के साथ विचारों का संचार करना, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का दस्तावेजीकरण करना और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सेमिनार में भागीदारी करना। भाषा प्रौद्योगिकी चुनौतियां एवं समाधान। पहली चुनौती निकल के आती है कि डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास एक मुख्य रूप से चुनौती ही है कि भारत में जो डिजिटल विभाजन है वह एक प्रमुख बाधा के रूप में उभर कर आता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्ट उपकरणों की जो सीमित पहुंच है के कारण भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स का उपयोग प्रभावित हो सकता है। जैसे कि ORF 2020 की रिपोर्ट कहती है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 25% आबादी के पास ही इंटरनेट पहुंच है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, तकनीकी का अभाव होना। तो हम इसे किस तरीके से समाधान यहाँ दे सकते हैं, सुझाव के रूप में प्रस्तुत है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का हम विस्तार कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटी का विस्तार करके, सुलभ उपकरण करके, जैसे जियो जैसे प्रदाताओं द्वारा कम लागत वाले 4G और 5G स्मार्टफोन की उपलब्धता करवाकर, डिजिटल केंद्रों को स्टेब्लिश करके ग्रामीण समुदायों में डिजिटल लाइब्रेरी और केंद्र स्थापित करना। NEP 2020 का योगदान। यह मंच ग्रामीण स्कूलों में डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? यह समाधान ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स की पहुंच को बढ़ाएंगे, जिससे NEP 2020 के जो समावेशी शिक्षा के लक्ष्य हैं उसे हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम एक चुनौती है कि शिक्षकों को भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स जैसे कि गूगल क्लासरूम है, ग्रामरली है, जियोलिंगो है या अन्य भाषा संसाधन जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं, वो उनमें से भी कोई भी संसाधन हो सकता है, उनका उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी होना, जागरूकता की कमी होना कि इस तरीके के संसाधन भी उपलब्ध हैं और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में कठिनाई भी होती है। तो ये कुछ चुनौती है जिसके कुछ समाधान सुझाव उपलब्ध हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जा सकते हैं, वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किए जा सकते हैं AI टूल्स के उपयोग सिखाने के लिए, मेंटरशिप प्रोग्राम किया जा सकता है, तकनीकी रूप से कुशल शिक्षकों को ग्रामीण शिक्षकों के लिए मेंटर के रूप में नियुक्त किया जाए और NEP 2020 का योगदान शिक्षण प्रशिक्षण को प्राथमिकता भी देता है। प्रशिक्षित शिक्षक भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स का प्रभावी उपयोग करेंगे, जिससे कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी और NEP 2020 के लक्ष्य को हम पूरा कर पाएंगे। फिर है क्षेत्रीय भाषाओं के लिए डिजिटल भाषा सामग्री विकास चुनौती। क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि भोजपुरी, मणिपुरी और बुंदेली में AI टूल्स की सटीकता भी सीमित है, पूर्ण रूप से टूल उपलब्ध भी नहीं है, डेटा भी उपलब्ध नहीं है। तो इसका कारण इन भाषाओं के लिए डिजिटल डेटा की कमी है, जो NLP के मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए अभी आवश्यक है। तो इसके सुझाव के रूप में हम देख सकते हैं कि डिजिटल कॉर्पस निर्माण हम कर सकते हैं। भारत सरकार की जो भाषणी पहल है जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, वो उसका उद्देश्य यही है कि वो क्षेत्रीय भाषाओं में डेटा को संग्रह करना, डेटा सेट तैयार करना टेक्स्ट के फॉर्मेट में और स्पीच के फॉर्मेट में। तो इस तरीके से हम और कॉर्पस का निर्माण कर सकते हैं और संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं। सामुदायिक सहयोग, स्थानीय समुदाय, भाषाविदों और शिक्षाविदों को शामिल करके क्षेत्रीय भाषाओं के लिए डेटा संग्रह किया जाए। शैक्षिक संस्थानों की भागीदारी, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के लिए डिजिटल कॉर्पस विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, MOU किया जाए और उन्हें प्रेरित किया जाए कि इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और उसमें डेटा संग्रह का कार्य किया जाए और उन्हें डिजिटलीकरण किया जाए उनका।
मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा इनके द्वारा किया जा सकता है और ये एनईपी 2020 के लिए भी का मुख्य लक्ष्य भी है। तो क्षेत्रीय भाषाओं में एआई टूल्स की सटीकता बढ़ने से मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा भी मिलेगा और सांस्कृतिक संरक्षण को समर्थन भी प्राप्त होगा। फिर है लागत प्रभावी समाधान चुनौती। भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स के विकास और रखरखाव में उच्च लागत शामिल होती है कि किस तरीके से हम इन टूल्स का रखरखाव कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो जो छोटे शैक्षिक संस्थान होते हैं या ग्रामीण स्कूल होते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है इसका रखरखाव करना। तो उसके लिए भी कुछ समाधान सुझाव के रूप में है कि ओपन सोर्स टूल्स का उपयोग करना जो इंटरनेट के द्वारा हम यूज कर रहे हैं। ओपन सोर्स एआई टूल्स जैसे कि गूगल ट्रांसलेट है का मुक्त संस्करण, मूडल जैसे शिक्षण मंच को बढ़ावा दिया जाए। क्लाउड आधारित समाधान, क्लाउड आधारित भाषा टूल्स जैसे कि गूगल क्लासरूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, स्कूलों को महंगे हार्डवेयर में निवेश किए बिना उपयोग किए जा सकते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग से भाषा टूल्स की लागत भी हम कम कर सकते हैं। एनईपी 2020 डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ट्रिपल-पी मॉडल को प्रोत्साहित भी करता है। लागत प्रभावी समाधान छोटे और ग्रामीण स्कूलों को भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स का उपयोग करने में सक्षम बनाएंगे, जिससे डिजिटल समावेशिता बढ़ेगी। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि भारत में भाषा शिक्षण में भाषा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एआई भाषा शिक्षण प्लेटफॉर्म और भाषाई अनुवाद उपकरणों ने भाषा शिक्षण और भाषा अर्जन की प्रक्रिया को अधिक सुलभ भी बनाया है। ये न केवल छात्रों को भाषा सीखने को आसान बनाते हैं, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण में भी मदद करते हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जैसे कि एनईपी ने विज्ञान और अन्य तकनीकी विषयों के शिक्षण को प्रथम भाषा का उपयोग करके बढ़ावा दिया है। यह निर्माण क्षेत्रीय भाषा अनुवाद, डिजिटल साक्षरता का विस्तार और भाषा प्रौद्योगिकी में निवेश और जागरूकता के माध्यम से इस समस्याओं का हम समाधान किया जा सकता है। भविष्य में भाषा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग भारत में न केवल शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाएंगे, बल्कि भाषाई संरक्षण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद।